नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो ने न्याय पर क्या विचार रखे। प्लेटो एक यूनानी विचारक था। यूनान में के जो प्रसिद्ध नगर राज्य था एथेंस, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। माता का नाम परियक्टनी था, पिता का नाम एरिस्टोन था। 427 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कुछ एक विचारक 428 ईसा पूर्व में इनका जन्म मानते हैं। लेकिन अभी अपने सिलेबस का मुख्य इस विषय है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। देखो, सर्वप्रथम जो आदर्श राज्य की कल्पना है, उस कल्पना को या आदर्श राज्य की कल्पना रखने वाला पहला पाश्चात्य विचारक प्लेटो को माना जाता है। पाश्चात्य जगत में जो आदर्श राज्य की कल्पना, आदर्श राज्य क्या है? आदर्श राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सभी के हित पूरे हों, सभी सुखी हो, सामाजिक जीवन व्यवस्थित हो, किसी प्रकार की कोई अन्याय की धारणा न हो। तो आदर्श राज्य को पूरा करने में या आदर्श राज्य की प्राप्ति में जो सबसे अधिक महत्व दिया जाता है या प्लेटो ने दिया है, वो दिया है उसने अपने न्याय सिद्धांत को। भाई, आदर्श राज्य की प्राप्ति कब हो सकती है? न्याय सिद्धांत के माध्यम से या न्याय के द्वारा। जब समाज में न्याय की व्यवस्था होगी तभी आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है। यानी कि तत्कालीन व्यवस्थाओं में जो स्वार्थपरकता थी, वर्ग संघर्षता था, अज्ञान जनित शासन था, ऐसी बीमारियां थी, ऐसे रोग थे। उन रोगों का दूर किसके माध्यम से बताता है प्लेटो? या उन रोगों की प्रमुख दवाई जो इन रोगों को दूर कर सकती है वो है न्याय सिद्धांत। अब बात आती है न्याय सिद्धांत का परिचय कहाँ दिया? प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में अपना न्याय का सिद्धांत दिया। 12वीं क्लास में ये प्रश्न भी आ जाता है कि प्लेटो ने अपने न्याय संबंधी विचार कहाँ पर दिए, कौन सी पुस्तक में दिए? तो रिपब्लिक। देखो, रिपब्लिक का मूल विषय ही न्याय की व्याख्या था। जो रिपब्लिक पुस्तक लिखी उसका मूल विषय ही न्याय की व्याख्या था, न्याय की प्राप्ति था। इसका उपशीर्षक भी है, उपशीर्षक या आप कह सकते हैं न्याय रिपब्लिक का मूल शीर्षक। उसको जाना ही किस नाम से जाना जाता है? न्याय से संबंधित, यानी कि कंसर्निंग जस्टिस, उस नाम से इसको जाना जाता है। क्या बताते हैं प्लेटो? प्लेटो कहता है कि जो आदर्श राज्य की स्थापना करना है उसमें जो बीमारियां हैं, आदर्श राज्य की स्थापना से पूर्व जो बीमारियां है, अशांति है, अव्यवस्था है, कर्तव्य विमुखता है, बुद्धिहीनता है, आदि सब बीमारियों को यह न्याय सिद्धांत दूर कर सकता है। प्लेटो चाहता था कि एक ऐसा समाज स्थापित हो जिसमें सभी व्यक्ति संतोषपूर्वक अपना जीवन निर्वहन कर सके और अपना निर्दिष्ट कार्य कर सके। यदि सभी व्यक्ति संतोषपूर्वक अपना निर्दिष्ट कार्य करेंगे तो उसकी स्थिति में वही था कि वो ही सामाजिक न्याय की स्थापना हो जाएगी एक तरीके से। अभी आगे देखेंगे अपन किस प्रकार से वो सामाजिक न्याय की स्थापना करता है। कहने का मतलब वो परिभाषा देता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होना चाहिए जिसको वो प्राप्य है, यानी कि जो उसको वो प्राप्त करने की योग्यता रखता है, उसको अपनी योग्यता, क्षमता, शिक्षा दीक्षा के अनुसार जिस व्यवहार का वो पात्र समझा जाता है वैसा व्यवहार उसके साथ होना चाहिए। यदि ऐसा व्यवहार हो गया तो उस व्यवस्था में उस व्यक्ति के साथ न्याय की स्थापना या न्यायपूर्ण व्यवहार हो जाएगा या न्याय की स्थापना हो जाएगी। प्लेटो जो अपना न्याय का सिद्धांत देता है उससे पूर्व, यानी कि उससे पूर्व जब व्यवस्था में जो न्याय के सिद्धांत चल रहे थे, मुख्यतः 3 सिद्धांतों का विवेचन अपन करेंगे। उन सिद्धांतों का खंडन करता है। ये सिद्धांत सोफिस्टों द्वारा चलाए गए थे जो कि समाज में मत विभाजन, वर्ग संघर्ष आदि की उत्पत्ति कर रहे थे। तो सबसे पहले उसने कहा, क्या समझा सही भाई? अपना न्याय का सिद्धांत देने से पूर्व उसने क्या किया? जो पुराने न्याय के सिद्धांत चल रहे थे उनका खंडन किया, यानी कि उनका विरोध किया, उनकी आलोचना की और अपने संवाद शैली के द्वारा, अपने तर्क पद्धति के माध्यम से उन विचारों को लोगों के सामने गलत सिद्ध किया। थोड़ी सी चर्चा, अपन न्याय पढ़ रहे हैं तो और न्याय में भी प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो अपने के लिए जानना जरूरी है कि कौन कौन से वो न्याय सिद्धांत थे जिनका प्लेटो ने खंडन किया।
थोड़ी सी जानकारी उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो पहला न्याय का सिद्धांत है वो है न्याय का परंपरागत सिद्धांत। देने वाले कौन है? इस सिद्धांत को देने वाले दो है, सेफेल्स और पोलीमार्कस। सेफेल्स क्या कहते हैं कि सत्य बोलना और अपना ऋण चुका देना ही न्याय है, और पोलीमार्कस कहते हैं कि मित्रों के साथ भलाई व शत्रु के साथ बुराई करना ही न्याय है। यानी कि न्याय एक ऐसी कला के रूप में रख दिया उन्होंने जो मित्रों का तो हित और शत्रुओं का अहित। अब प्लेटो इन विचारों की जो खंडन किस प्रकार से करता है? पहली बात तो वो कहता है कि कौन मित्र होगा और कौन शत्रु होगा, इसकी पहचान कैसे करेंगे? काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो ऊपर से मित्रता का स्वांग रचते हैं, लेकिन किंतु हृदय से वो अपने शत्रु हो सकते हैं। पहला विचार तो ये कहता है कि जो तुम कह रहे हो परंपरागत न्याय के सिद्धांत में कहा जा रहा है मित्र के साथ मित्रता का और शत्रु के साथ शत्रुता का, तो पहला खंडन तो ये कर रहा है कि इस बात की कैसे पहचान करोगे कि कौन सा व्यक्ति आपका मित्र है, कौन सा आपका शत्रु है? क्योंकि खूब सारे व्यक्ति ऐसे आते हैं जो ऊपर से मित्रता का ढोंग रचाते हैं और अंदर से आपके वो शत्रु भी हो सकते हैं। दूसरी बात वो कहता है, इसमें कह रहा है परंपरागत सिद्धांत की बुरे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार और अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार। तो यदि अपन बुरे के साथ और बुरा व्यवहार करेंगे तो उस व्यक्ति की स्थिति पहले से भी खराब हो जाएगी। और न्याय का उद्देश्य क्या होता है? न्याय का उद्देश्य ये होता है कि स्थिति सुधारना, ना कि स्थिति खराब करना। यदि अपन व्यक्ति को बुरे व्यक्ति को और बुरा कर रहे हैं तो वो न्याय की स्थापना होगा क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो एक तरीके से अन्याय की स्थापना हो जाएगी। तो इस संदर्भ में भी बुरे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करना कदापि न्याय का उद्देश्य नहीं हो सकता। इन विचारों के साथ, इन तर्कों के साथ वो जो न्याय का परंपरागत सिद्धांत है उसका खंडन करता है और कहता है कि न्याय सबके लिए समान है, इसमें मित्र व शत्रु का कोई भेद नहीं होता। इसके बाद जो सिद्धांत का खंडन करता है वो है न्याय का उग्रवादी सिद्धांत। न्याय का उग्रवादी या आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत, रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसको प्रमुख विचारक है इस सिद्धांत के थ्रेसीमेकस। कौन है? थ्रेसीमेकस। थ्रेसीमेकस क्या कहता है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। समझने की कोशिश करेंगे कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। आगे वो अपने शब्दों में बताता है। थ्रेसीमेकस कहता है उग्रवादी सिद्धांत के तहत कि व्यवस्था में चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे जनतंत्र हो, कुलीन तंत्र हो या तानाशाही हो, वे उन सभी सरकारों का उद्देश्य क्या होता है? अपने स्वार्थों की सिद्धि करना। अब जो व्यवस्था है वो व्यवस्था में कानून बनाना किसका काम है? सरकारों का। सरकारें कानून बनाएंगी और वो कानून ऐसे बनाएंगी जिनसे उनके हित पूरे हो सके। किनके हित पूरे हो सके? केवल सरकारों के, या जो शासक वर्ग है उनका, यानी कि एक तरीके से जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं उनके हित पूरे हो सके, वैसे ही वो कानून बनाएंगी। और व्यवस्था में होता क्या है कि जो उन कानूनों का पालन करेगा वो तो न्याय है, जो उन कानूनों का पालन नहीं करेगा वो अन्याय होगा। तो थ्रेसीमेकस ये कहना चाहता है कि शक्तिशालियों ने कानून बनाए, कानून इस प्रकार के हैं कि उनके हित पूरे हो रहे हैं, और जो उन कानूनों का पालन नहीं कर रहा है तो उनके हित पूरे नहीं हो रहे हैं, यानी कि एक तरीके से उस व्यक्ति को क्या घोषित किया जा रहा है? अन्यायी। तो शक्तिशाली व्यक्तियों ने अपने स्वार्थ सिद्धों के लिए कानून बनाए और उन कानूनों का पालन ही क्या कहला रहा है? न्याय है। कुल मिला के एक तरीके से वैसी बात हो गई, राजा करे सो न्याय, यानी कि शक्तिशाली का जो हित पूरे हो रहे हैं उन कानूनों में ही किसकी स्थापना हो रही है? न्याय। आगे कहता है थ्रेसीमेकस कि जब शक्तिशाली के हित पूरे हो रहे हैं उन कानूनों में, तो सामान्य जन है उनके तो अहित हो रहे हैं ना। तो वो आगे दूसरा कथन देता है। उस कथन के अनुसार वो कहता है कि अन्याय न्याय से अच्छा है। कैसे कहा उसने ये शब्द? कि प्रत्येक व्यक्ति अपना हित चाहता है, लेकिन जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों से हित किन के पूरे हो रहे हैं?
केवल शक्तिशाली व्यक्तियों के, और उन कानूनों का न पालन करने में मतलब उसको क्या माना जाएगा, अन्याय। तो अन्याय करने में ही जो सामान्य व्यक्ति है उनके क्या होंगे, हित पूरे होंगे। तो यानी कि अन्याय को किससे अच्छा बताया है, न्याय से, थ्रेसिमेकस ने। प्लेटो इस सिद्धांत का खंडन अपने इन तर्कों के माध्यम से करता है। पहली बात वो कहता है कि यदि शासन एक कला है, यानी कि जो सरकारों शासन व्यवस्था है उसको एक क्या माना गया है, कला। और कोई भी कला उस वस्तु को कहते हैं, उसमें दो गुण तो होने ही होने चाहिए। पहला गुण तो क्या है, अपन ने 11वीं क्लास में भी पढ़ा था कि उसके सैद्धांतिक नियमों को व्यवहार में लागू किया जा सके। दूसरा है, कला उसी वस्तु को कहते हैं जिन सिद्धांतों को लागू किया गया है वो मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाए है, लाभदायक बनाए, ना कि कोई दुख दे। तो प्लेटो कहता है कि शासन एक कला है, उसका कार्य जो कमियां हैं, जो दोष है, उनको दूर करना है, ना कि केवल जो कलाकार है यानी कि शासक है, शक्तिशाली लोग हैं, सरकारें हैं, वो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध पूरे करने के लिए कानून नहीं बनाती, बल्कि सामान्य जन का हित हो इसलिए वो कानून बनाती है। दूसरी जो बात है वो कहते हैं कि अन्याय न्याय से अच्छा है। तो प्लेटो इस चीज़ का भी खंडन करता है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक गुण पाया जाता है, जैसे आँख का गुण देखना, कान का सुनना, नाक का सूंघना, अग्नि का जलना। ये व्यक्ति ये चीज़ें अपने गुणों के अनुसार कार्य करे तभी न्यायप्रिय हो सकती है या न्यायवान मानी जा सकती है। कि उसी प्रकार व्यक्ति की आत्मा का गुण है कि वो धर्म के अनुसार कार्य करे। धर्म के अनुसार कार्य का मतलब है कि वो नियमों का पालन करे, न्याय में जीवन बिताए। यदि वो न्याय से विमुख हो गई, अन्यायी हो गई कोई व्यक्ति की आत्मा, तो वो आत्मा स्वस्थ नहीं रह सकती, वो सुखी नहीं रह सकती, उसमें विभिन्न प्रकार के दोष समा जाएंगे। इसी प्रकार से आगे जो न्याय का सिद्धांत आता है वो है न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत, जिसको दिया है ग्लोकान ने या ग्लोकान ने। और वो कहता है कि न्याय भय का शिशु है। समझने का प्रयास करेंगे न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत में क्या कहा गया है कि न्याय भय का शिशु है। ये किस प्रकार से कहा है, ये कहा है कि ग्लोन का कहता है कि न्याय है जो वो दुर्बल व्यक्ति है। थ्रेसिमेकस तो क्या कहता है, शक्तिशालियों का हित न्याय है। ये जो न्याय का सिद्धांत है उग्रवादी सिद्धांत के लगभग उल्टा है। थ्रेसिमेकस कहता है कि न्याय शक्तिशाली का हित है, ग्लोका कहता है कि न्याय कमजोरों का हित है, दुर्बल व्यक्ति है उनका हित है। ग्लोका कहता है कि जब प्राकृतिक अवस्था थी उसमें जो दुर्बल लोग थे, जो कमजोर लोग थे, उनको क्या हो रहा था, अन्याय करने से उनको उतना लाभ नहीं मिल रहा था जितना कि शक्तिशालियों को मिल रहा था। यानी या यूँ कह सकते हैं कि जब कमज़ोर लोग प्राकृतिक अवस्था में जब अन्याय कर रहे थे तो उनको लाभ की अपेक्षा क्या हो रही थी, हानि ज़्यादा हो रही थी। तो जो कमज़ोर लोग थे उन कमज़ोर लोगों ने सभी ने आपस में क्या कर लिया, समझौता। किसके कारण, उस भय के कारण, हानि के भय के कारण। अब हानि में उनकी जान की भी हानि हो सकती थी, उनके प्राणों की हानि भी हो सकती थी। तो उस भय के कारण उन कमजोर लोगों ने आपस में क्या कर लिया, समझौता कर लिया और कह दिया भाई हम अन्याय नहीं करेंगे और न ही किसी को करने देंगे। आगे चलकर यही नियम कानून बन गए और इन कानूनों के अनुसार व्यवहार होने लगा, आचरण होने लगा। तो ग्लोका कहता है कि जो न्याय है वो कमजोरों की आवश्यकता है और एक तरीके से जब भय, समाज में भय व्याप्त हुआ तब लोगों को न्याय की सूझी, तब लोगों ने जाके न्याय की स्थापना की। प्लेटो जो न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत है इसको भी स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि किसी भी आधार पर न्याय भय का शिशु नहीं हो सकती, क्योंकि न्याय कोई अप्राकृतिक, कृत्रिम या बाह्य शक्ति द्वारा सौंपी गई व्यवस्था नहीं है। ये तो मनुष्य के अंतरात्मा की ऐसी आवाज़ है
जो चाहे शक्तिशाली मनुष्य हो, चाहे कमजोर मनुष्य हो, चाहे सबल हो, चाहे दुर्बल हो, उन दोनों के भले के लिए ही होती है, सर्व सामान्य के लिए होती है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होती। इस प्रकार प्लेटो ने अपना न्याय का सिद्धांत देने से पूर्व प्रचलित 3 न्याय के सिद्धांतों का खंडन किया। उसके बाद उसने अपना न्याय का सिद्धांत दिया। रिपब्लिक में जो न्याय का सिद्धांत दिया गया है वह मनोवैज्ञानिक आधार पर दिया गया है। और प्लेटो कहता है कि जो न्याय है वो कोई बाह्य वस्तु नहीं है कि व्यवस्था स्थापित कर दी न्याय हो गया, या समाज में सभी लोगों को खुशी कर दिया तो न्याय हो गया। कि न्याय तो मनुष्य के आत्मा से संबंधित है, यानी कि एक आंतरिक तत्व है। आगे विवेचना में बताता है, यानी कि सामान्य रूप में अपन कह सकते हैं जिसको अपन नैतिकता कहते हैं, प्लेटो के लिए वही न्याय है। एक तरीके से नैतिकता में जो नियम आते हैं उन नियमों को ही प्लेटो ने क्या कह दिया, न्याय कह दिया। अब देखो आगे जाके न्याय की विवेचना जिस प्रकार वस्तुनिष्ठ तरीके से समझाता है, ऑब्जेक्टिव तरीके से वो समझाता है, अभी देखते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि जो मनुष्य की आत्मा है उस आत्मा में 3 मुख्य प्रवृत्तियां पाई जाती है। 3 मुख्य प्रवृत्तियां प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 मुख्य प्रवृत्तियां पाई जाती है। बुद्धि, शौर्य, तृष्णा, या कह लो ज्ञान, साहस और भूख। प्रत्येक व्यक्ति के आत्मा में या व्यक्ति के अंदर ये तीनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। अब इन प्रवृत्तियों के आधार पर प्लेटो 2 प्रकार के न्यायों की चर्चा करता है, एक व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक न्याय। हालांकि वो इन दोनों न्यायों को अलग अलग नहीं मानता, अलग अलग नहीं मानकर वो इन दोनों को एक ही स्थिति के 2 स्तर बता देता है, जो समझेंगे अभी। क्योंकि व्यक्ति है और व्यक्तियों से क्या बना है, राज्य। कहता है ना प्लेटो भाई, व्यक्तियों का वृहद रूप या राज्य व्यक्तियों का वृहद रूप है, या व्यक्तियों का जो विस्तार है वही राज्य है। तो इसी प्रकार की व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय भी भिन्न भिन्न न होकर एक ही स्थिति के क्या है, 2 रूप हैं, 2 स्तर हैं एक तरीके से। तो सबसे पहले वो कहता है व्यक्तिगत न्याय की बात करता है। व्यक्ति में न्याय की स्थापना कब होगी? प्लेटो कह रहा है कि मनुष्य में 3 प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जा रही है प्रत्येक व्यक्ति में, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। लेकिन ये भी कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में इन तीनों तत्वों में किसी न किसी एक तत्व की प्रधानता होती है, चाहे वो बुद्धि की हो, चाहे वो शौर्य की हो, चाहे वो तृष्णा की हो। प्रत्येक व्यक्ति में जो एक तत्व है वो प्रधानता डोमिनेट करता है, ज्यादा रहता है। और प्लेटो कहता है कि जो प्रधान तत्व है, जिस मनुष्य की आत्मा में जो प्रधान तत्व है, उस प्रधान तत्व के अनुसार ही, उस मूल तत्व के अनुसार ही यदि व्यक्ति को कार्य दे दिए जाए, उत्तरदायित्व दे दिए जाए, तो व्यक्ति में न्याय की स्थापना हो जाएगी। यानी कि एक तरीके से व्यक्तिगत न्याय की स्थापना हो जाएगी। यानी कि व्यक्ति में जो ये तीनों तत्व है उचित अनुपात में पाए जाते हैं, और उचित अनुपात में पाए जाने के कारण ही उचित अनुपात में उनके साथ यदि व्यवहार हो जाए, यानी कि जिस अनुपात में या जिस व्यक्ति में जिस तत्व की प्रधानता होती है, उस तत्व के अनुसार, उस मूल प्रवृत्ति के अनुसार यदि व्यक्ति को कार्य दे दिया जाए तो व्यक्तिगत न्याय की स्थापना हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद चर्चा होती है, देखो कह सकते हैं प्लेटो दूरदर्शी था भाई। व्यक्ति को जो कार्य करना अच्छा लगता है वही कार्य उससे यदि अपन करवाए, क्योंकि वही कार्य करने में वो क्या है, दक्ष है, वही कार्य करने में वो सुखी खुशी प्राप्त कर सकेगा। यदि व्यक्ति अंदर से खुशी प्राप्त कर रहा है तभी किसकी स्थापना होगी, न्याय की। आगे वो चर्चा करता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में क्या कहता है, सामाजिक न्याय में वही बात है कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, यानी कि राज्य कोई चट्टानों से या पहाड़ों से मिलकर नहीं बना है। राज्य किससे मिलकर बना है, राज्य व्यक्तियों से मिलकर बना है। यदि व्यक्ति को न्याय मिल जाएगा तो समाज में भी न्याय की स्थापना हो जाएगी। इसी आधार पर वो प्लेटो मनुष्य की आत्मा में प्रधान 3 तत्वों के आधार पर समाज में भी 3 वर्गों की स्थापना करता है। कितने वर्गों की, 3 वर्गों की, जिनमें ज्ञान, बुद्धि या विवेक की प्रधानता होगी।
वो कौन से वर्ग की स्थापना करेंगे? दार्शनिक शासक। जिसमें शौर्य तत्व की प्रधानता होगी वो सैनिक वर्ग। और जिसमें भूख या तृष्णा यानी कि उत्पादन करने की क्षमता होगी या मूल प्रवृत्ति होगी वो उत्पादक वर्ग की स्थापना करेंगे। कहने का मतलब व्यक्ति में अपनी मूल प्रवृत्तियों के आधार पर कह दिया भाई अपना कार्य करेंगे। उन्हीं मूल प्रवृत्तियों के आधार पर समाज में 3 वर्ग पाए कर दिए, जिनमें बुद्धि वाली मूल प्रवृत्ति है। जो बुद्धि वाली मूल प्रवृत्तियों से एक वर्ग बनेगा उसका नाम क्या होगा? दार्शनिक वर्ग या शासक वर्ग। जिनमें शौर्य वाली मूल प्रवृत्ति पाई जा रही है वो शौर्य वाली मूल प्रवृत्ति वाले लोग किसकी स्थापना करेंगे? सैनिक वर्ग। जिनमें भूख या उत्पादकता या तृष्णा की मूल प्रवृत्ति है वो जाके किसकी स्थापना करेंगे? तीसरा वर्ग, उत्पादक वर्ग। जब समाज में न्याय की स्थापना कैसी होगी? जब ये तीनों वर्ग अपना स्वयं का कार्य करे और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे, अपना अपना कार्य करेंगे कि तो समाज में न्याय की स्थापना हो जाएगी। इस प्रकार प्लेटो व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय दोनों की चर्चा करता है। अब देखते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की अपने को देखने को मिली? अपन ने न्याय सिद्धांत पढ़ लिया। अब न्याय सिद्धांत में प्लेटो की विशेषताएं हैं। पहला है कि न्याय बाह्य वस्तु नहीं वरन आंतरिक स्थिति है। पहली बात थी, उसने कहा है कि न्याय अप्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम नहीं है, बाहर से कोई लादी गई वस्तु नहीं है। न्याय मनुष्य की आत्मा से उत्पन्न होती है। यदि मनुष्यों को आत्मा के अनुसार मूल प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करने दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, तो समाज में न्याय की स्थापना हो जाएगी। दूसरी जो न्याय की सिद्धांत की विशेषता है वो है अहस्तक्षेप का सिद्धांत। प्लेटो क्या कहता है कि सभी व्यक्ति अपने मूल प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करेंगे। सामाजिक न्याय में क्या कहता है कि सभी व्यक्ति अपना जो वर्ग है मूल प्रवृत्तियों के अनुसार वर्ग बन गए 3, उन 3 वर्ग अपने अपने कार्य करेंगे, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी कि अहस्तक्षेप का सिद्धांत प्लेटो के न्याय सिद्धांत में लागू होता है। तीसरी विशेषता क्या है? कार्य विशेषीकरण सिद्धांत। कार्य विशेषीकरण यानी कि प्लेटो ने मूल प्रवृत्तियों के आधार पर जो बुद्धि वाले लोग हैं उनका कार्य है शासन करना। विशेष कार्य है उन लोगों के लिए, विशेष कार्य सौंप दिया गया जिनमें बुद्धि तत्व की प्रधानता है। वो कौन सा विशेष कार्य करेंगे? शासन करना। जिनमें शौर्य तत्व की मूल तत्व की प्रधानता है वो कौन सा विशेष कार्य करेंगे? सैनिक कार्य। जिनमें उत्पादकता या तृष्णा मूल प्रवृत्ति है वो कौन सा कार्य विशेष कार्य करेंगे? उत्पादन करना, व्यापार करना। ठीक है, तो सभी वर्गों के लिए एक विशेष कार्य का उल्लेख किया गया है। इसलिए एक विशेष कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत भी प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर लागू होता है। तीसरा सिद्धांत क्या है? सामाजिक एकता का सिद्धांत। प्लेटो के न्याय की स्थापना करने का उद्देश्य था आदर्श राज्य की स्थापना, और आदर्श राज्य की स्थापना तभी हो सकती थी सब समाज में वर्ग संघर्ष मिटे, शांति व्यवस्था स्थापित हो। अब शांति व्यवस्था स्थापित हो इसके लिए क्या चाहिए? सामाजिक एकता। प्लेटो ने किस प्रकार से सामाजिक एकता की स्थापना की है? उसने कह दिया भाई सभी वर्गों के कार्य निश्चित कर दिए। जब सभी वर्ग अपने अपने कार्य करेंगे, सभी व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करेंगे और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब सभी व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो समाज में क्या बनी रहेगी? एकता। आगे विशेषता है नैतिक मान्यता, कानूनी नहीं। चूंकि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो एक आंतरिक या मनुष्य की आत्मा के आधार पर है, नैतिकता के आधार पर चल रहा है, इसके लिए कोई कानूनी नियम लागू नहीं है। आगे है कार्य विभाजन व कार्य कुशलता में वृद्धि। प्लेटो ने जिस आधार पर कार्यों का विभाजन किया मूल प्रवृत्ति के आधार पर, उन कार्यों का विभाजन करने से कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। जैसे जिनमें शौर्य की मूल प्रवृत्ति है उनको सैनिक का कार्य दिया,
सीधी सी बात है, जो उनका सैनिक का जिनमें शौर्य तत्व है, साहस है, वो सैनिक का कार्य करेंगे तो उनमें कार्य कुशलता में लगातार क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से प्लेटो अपने आदर्श राज्य में इस न्याय सिद्धांत की स्थापना करता है। व्यक्तिगत न्याय, सामाजिक न्याय। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्याय का सिद्धांत समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अपन पढ़ेंगे अरस्तु का न्याय सिद्धांत।